अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कल से एक मामला जिसका दोबारा से आगाज़ हुआ और वो फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से समाअत का है। और उसमें अब चूँकि ज़्यादा ब्रॉडर एस्पेक्ट में तमाम तर चीज़ें हैं, तो जो अकाउंट्स हैं उनकी स्क्रूटनी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी हो रही है, जिनमें दो बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल हैं। अब ये स्क्रूटनी अकाउंट्स की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की होगी, क्योंकि एक दूसरे पर इल्ज़ामात हैं। कल का जो एहतजाज था PDM का, वहाँ पर हमने देखा कि दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ये बात सामने आई कि इनकी फ़ंडिंग दो ऐसे ममालिक का नाम लिया जाता है जिनमें इसराइल और भारत शामिल है, कि वहाँ से इनकी फ़ंडिंग होती रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की अगर हम बात करें तो वो इस बात को मुकम्मल तौर पर डिनाई नहीं करते कि कोई ऐसी फ़ंडिंग बिल्कुल कतन नहीं हुई है, बल्कि उनका ये मानना है कि मुख्तलिफ़ एजेंट्स हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पर फ़ंडिंग लेते रहे हैं, और अगर किसी एजेंट ने कोई ऐसी फ़ंडिंग किसी ममनुआ ज़राए से हासिल की है तो उसके बारे में शायद पार्टी लाइल्म हो और ना जानती हो। अलबत्ता डेलिबरेटली पार्टी ने ऐसी कोई फ़ंडिंग नहीं ली है, लेकिन ये मलबा एजेंट्स पर डाला जा रहा है और इस इम्कान को भी खारिज नहीं किया जा रहा कि शायद कहीं ना कहीं ऐसे ममनुआ ज़राए या ऐसे ममालिक से कोई फ़ंडिंग आई है। फिर दूसरी बात यह है कि खान साहब की अगर आज की हम स्टेटमेंट ले लें, दोबारा वो अपोजिशन के NRO की बात करते हैं, वो मौलाना फजल रहमान के ब्लैकमेलिंग का जिक्र करते हैं, साथ साथ वो फ़ॉरेन फंडिंग पर अब वो ये बात कर रहे हैं कि मैं चैलेंज करता हूँ कि फ़ॉरेन फंडिंग केस TV पर बराह रास्त दिखाया जाए, तमाम पार्टीज़ के सरबराहान बैठे हों और एक एक चीज़ अवाम के सामने आए। अब ये बयान एक तरफ अगर देख लीजिए, और दूसरी जानिब जितने डिलेइंग टैक्टिक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो कि उनका कानूनी हक था लेकिन इस्तेमाल किए, उनसे कुछ और तस्वीर सामने आती है। और इमरान खान साहब के बयानात जो हैं वो बिल्कुल इससे हट कर हैं। इसी तरह जो उनका मुख्तलिफ बयानात मामलात को रन करने के हवाले से रहे, रियासत को रन करने के हवाले से रहे, मुल्क को चलाने के हवाले से माजी में रहे, आज वो उनके बरक्स सारा काम करते हैं और शायद उनके जवाबदेह भी वो नहीं है या उनके पास बहुत सारी चीज़ों का जवाब नहीं है। अब आज की जो डेवलपमेंट है उसमें अकबर एस बाबर साहब, जो कि फाउंडिंग मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहे, वो इस केस को लेकर चल रहे हैं 6-7 साल से। आज उन्होंने जो कमेटी है, स्क्रूटनी कमेटी, उस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, जबकि जो इस वक्त हुकूमत के वकला हैं, शाह खावर साहब जो हैं, उनका ये मानना है कि ये वही तरीक़ाकार है जो इस्तेमाल किया जा रहा है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। उसी तरह इनके अकाउंट्स की भी स्क्रूटनी हो रही है, लेकिन इनको एतराज़ है इस सारे मामले पर, जबकि एक रियलिटी है कि किसी का भी कोई डाटा किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। मैं चाहूँगा एक तो हम इस सारे मामले पर हम बात करें, ये फ़ॉरेन फंडिंग की डिले इतना क्यों है, किसके फ़ायदे में है। और अब एक तरफ इमरान खान साहब का बयान कि ओपनली जी लाइव टेलीविज़न पर इसको ब्रॉडकास्ट करें, और दूसरी तरफ कभी एक दरख्वास्त और कभी दूसरी दरख्वास्त के जी इस केस को ना छेड़ा जाए, और इतनी ताख़ीर इसमें। मैं चाहूँगा इस पर हम बात करेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुबशिर बुखारी साहब भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। जनरल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सर, कैसे देखते हैं, मुझे बयानात कुछ और नज़र आते हैं, मतलब कोल और फेल में जो तज़ाद वाली बात होती है उसकी एक बड़ी वाज़ेह तस्वीर है ये मौजूदा हुकूमत और हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने जो अपने इब्तदाइया में बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये जो फॉरेन फंडिंग किस्सा है इसके नताइज जो है वो बड़े सीरियस हो सकते हैं। ये कोई ऐसा केस नहीं है जो कि बिल्कुल मामूली, इसका वो बड़ा भयानक हो सकता है, उसका खमियाजा भुगत सकती है। ज्यादा इसको उसी वजह से और ये बड़ा सीरियसली लिया गया, इसके ऊपर काम किया जाए, और डिले भी इसी वजह से होती रही। अब चीज ये है कि इसमें फैसला क्या आता है, ये दो तीन चीजें हैं जो कि फैसला कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये देखा जाए कि इसमें वाकई ही सीनियर लीडरशिप जो है वो मुलव्वस नहीं थी, उनको पता नहीं था, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और कहीं गलतफहमी हुई या किसी और की गलती हुई, तो हो सकता है कि फंड जो है वो जब्त कर दिए जाए। ये भी हो सकता है कि सीनियर लीडरशिप की पूरी नीयत शामिल थी और बावजूद इसके कि वो जानते थे कि ये ममनुआ सोर्सेज हैं, ऐसे सोर्सेज जो कि मुल्क के दुश्मन हैं, उनसे आप फंडिंग ले रहे हैं, तो पार्टी पे पाबंदी लग जाए। ये सारा कुछ है, लेकिन उसके बावजूद ये मामला भाई लंबा चलेगा। अगर आप इलेक्शन कमीशन के फैसले को देखें तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी, आप अदालतों में चले जाएंगे उसके खिलाफ, या अगर वो फैसला आपके हक में है तो अपोजिशन अदालत में चली जाएंगी। तो ये एक लंबा काम है। इसके साथ साथ ये भी है कि दूसरी पार्टियों में भी दबाव था, और दूसरी पार्टियों में किसी के पास कभी जुर्रत नहीं थी कि वो अपने लीडर को क्वेश्चन कर सके, क्योंकि वो पार्टियां तो उनके अपने जराइम पे कभी नहीं बोलती।
तो इन वजह से वहां पे कोई किसी को पता नहीं कि अकाउंटिंग कैसे है। क्लेम तो वो सारे करते हैं कि जी हम अपने करते हैं, लेकिन इन्होंने अपने अकाउंट इलेक्शन कमीशन को बड़े अरसे से सबमिट नहीं किए। चाहिए कि अभी एक निकल सकती है। तो बात यह है कि पूरे पोलिटिकल सिस्टम के लिए बड़ी साबित हो सकती है, तो इसको बड़ा समझ के इसको हैंडल करना चाहिए। दूसरी तरफ पीडीएम का मसला वो ये है कि आज उनके तमाम पे जो कुछ कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वजीर आजम को गिरा देंगे, वो लगता है कि अंदाजा हो गया ये सब बैठ गया है और ये कामयाब नहीं होने वाला। तो अब उन्होंने सारा तकिया इस चीज पे कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन को फैसला ऐसा दे तो उनका काम है, वो उधर एहतजाज कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि सिचुएशन इलेक्शन कमीशन के गले पड़ गई, वहां पे आ गई है, लेकिन उनके लिए भी बड़ी सीरियस हो सकती है। लिहाजा इस बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से हल करना चाहिए, बजाय इसके कि ये अंदर इसका को हल के तो उसको अंडर डिपार्टमेंट डाला जाए। राइटली सर, जन साहब इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से हल करना चाहिए, दैट्स द बॉटम लाइन। अब ये किस हद तक मुमकिन हो पाएगा या नहीं, ये एक सवाल है जो अपनी जगह पर मौजूद है। मुबश्शिर भाई, आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? ये ज़्यादा माजी में अगर ना जाएं, कुछ अरसा पहले, कुछ महीनों पहले चले जाएं, तो एक वक्त ऐसा आ गया था जब लगा था कि शायद फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला आने वाला है, वो वक्त दूर नहीं है। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब चले गए और वो सारा मामला दोबारा से ताख़ीर का शिकार। ये अब अचानक से फिर इस मामले ने ज़ोर पकड़ा है। अब कितनी शिद्दत है इसमें और कैसे देख रहे हैं इसे आप? देखिए, जो इंडिकेटर्स हैं वो तो लग तो यही रहा है कि बहुत शिद्दत है। इसमें 3-4 पहलू इस तरह के हैं। मसलन एक तो जिन साहब ने उठाया उनका ताल्लुक पीटीआई से खुद था। फिर दूसरी बात ये कि जो सबमिट करवाया गया पीटीआई की तरफ से वो ब्लर्ड था इंफॉर्मेशन जितनी भी थी, तो जबकि ये खुद दूसरों पे फिंगर पॉइंटिंग करते रहे हैं ऐसे मामला पे, तो ऐसी सूरत हाल में पीटीआई के अपने मामला ट्रांसपेरेंट होने चाहिए थे, और चूंकि ट्रांसपेरेंट नहीं है इसीलिए अपोजिशन को ये रूम मिला है। और मुझे जाती तौर पे जनरल साहब ने जैसे फरमाया, ठीक है, इसमें जो है जोर तो आया, इस मामले ने जोर तो पकड़ा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जल्द इसका फैसला होगा। वही बात कि यहाँ का हमारा जो सिस्टम है वो इतना लाउजी है, इतना स्लो है कि मुद्दतों लग जाएंगी महशर बपा होते हुए वाला सीन है। अगर आज इसका इलेक्शन कमीशन फैसला दे देता है तो हाई कोर्ट्स में जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट्स में जाएंगे, स्टे हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो एक लंबा मुझे तो लग रहा है ये मामला, क्योंकि इलेक्शन कमीशन शायद ऐसे मौके पे इसका फैसला जल्दी ना करे। मुझे जाती तौर पे ये फील हो रहा है, जैसे आपने खुद फरमाया अरसलान भाई, कि कुछ अर्सा पहले लगता था कि फैसला आ जाएगा, लेकिन फिर चेंज हो गए इलेक्शन कमिश्नर और उसके बाद फिर डिले हो गया। तो ये मेरा ख्याल है डिलेइंग टैक्टिक्स से यूज होते रहेंगे। एक बात तो ये, दूसरी पीडीएम इस पे जोर क्यों दे रही है? पीडीएम का मामला ये है, पीडीएम देखिए स्ट्रीट में है, पीडीएम के एजेंडे पे नो कॉन्फिडेंस मोशन भी है, पीडीएम के एजेंडे पे बाई इलेक्शंस भी लड़ना है, पीडीएम के एजेंडे पे सेनेट का इलेक्शन भी लड़ना है, और पीडीएम के एजेंडे पे नैब के दफातर के बाहर भी प्रोटेस्ट करना है, और इलेक्शन कमीशन के बाहर उन्होंने कर लिया। पीडीएम जो पीडीएम वांट्स टू शो मसल्स इन एवरी नुक एंड क्रैनी ऑफ द पावर कॉरिडोर्स। तो मेरा ख्याल है कि ये उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। तो मैं नहीं समझता कि इसका जल्दी आएगा, क्योंकि इसका फैसला अगर आ भी गया तो वो दूसरी जगहों से उसको स्टे मिल जाएगा, या वहां पे उसकी प्रोसीडिंग लेट हो जाएगी। मैं जल्द सब इस सारे मामले को देखने के दो जाविये हैं। एक तरफ तो सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, दूसरी जानिब मैं जब ये देखता हूँ कि अकबर एस बाबर या फाउंडिंग मेंबर्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, जो कोर टीम थी, जो नए चेहरे थे, नए से मुराद जिनका रिवायती सियासत से कुछ लेना देना नहीं था, जो अपराइट थे, जस्टिस वजीउद्दीन साहब का नाम आता है, ये सारे आज उसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ खड़े हैं। और इमरान खान साहब जिनके बारे में बहुत सारे लोग ये गवाही देते हैं कि वो सच्चे नेक ईमानदार हैं, मुहिब वतन हैं, सारे मामलात हैं, वो रिवायती सियासत के मुखालिफ थे। आज क्या मैं आपके तजर्बे की रोशनी में आप क्या देखेंगे? आज इमरान खान साहब वही रिवायती सियासत करते नज़र आ रहे हैं और यही वो अलमबरदार हैं जो उस वक़्त भी थे कि जी नहीं
एक डिफरेंट पार्टी होनी है और वो आज केस लड़ रहे हैं, ये ऐसा ही है मामला, या ये कुछ ज़ाती एक दूसरे के साथ मसाइल के बिना पर मामलात अदालतों में चले गए, ड्यू शेयर नहीं पावर में मिला और खान साहब होली सोली पार्टी को लीड करते हुए यहाँ तक आ गए हैं और ये लोग आज इलेक्शन कमीशन या अदालतों में? देखिए, अकबर अहमद जो है वो उसका तो आप कह सकते हैं कि उसका अपना मसला है, क्योंकि उसको गालिबन पार्टी ने वो इज्जत पजीराई नहीं दी, लेकिन बासूरत वो जो कुछ लेके आया है वो तो एक उस पर मुकदमा तो बनता है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो पार्टी से नाराज हुआ तो अब उसने कोई झूठ का पलंदा उठा के लिया है। वो जो कुछ लेके आया है उसकी हकीकत मौजूद है अपनी जगह पे। अब उसका अगर आप देखें कि इमरान खान की सियासत जैसे आप बात कर रहे हैं, तो जब से हुकूमत का किस्सा आया है या इन्होंने हुकूमत बनाने के लिए भाग दौड़ की, तो कॉम्प्रोमाइजेस तो बेशुमार किए हैं इन्होंने। अगर आप उनकी पुरानी स्टेटमेंट्स को सामने रख लें और उनका मुवाजना करें कि किस किस्म के उनको वजीर कितने होने चाहिए, छोटी काबीना की बात करते थे, बहुत बड़ी हो गई। वो जिन लोगों को चोर कहते थे उनमें से कईयों को मिलाना पड़ गया क्योंकि हुकूमत बनती नहीं थी। जो आपने अपने जो मशीर रखे उनके बारे में आप कहा करते थे कि जी जो बाहर की जिसकी शरीयत उसको नहीं होना चाहिए, लेकिन आज वो भी हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं और वो आप समझे, यूं समझ लीजिए कि एक आदमी अपने आप को आइडियल कह के पेश कर रहा था, लेकिन जब उसने प्रैक्टिकल मामला में कदम रखा तो उसको पता चला कि नहीं, यहाँ की तो सियासत जो है वो तो बड़ी एक डिफरेंट किस्म की सियासत है। अगर आपने इस खेल में चलना है आगे तो आपको बहुत सारा कुछ वही करना पड़ेगा जो दूसरे भी करते रहे। तो एक तो ये पहलू है उनकी सियासत का, जहां मैं देख रहा हूं कि उन्होंने बहुत सारे कंप्रोमाइजेस किए। अगर आज वो 100% रसूल की बुनियाद पे करते तो लाजमन हुकूमत में होते, वो फिर ऑपोजिशन में ही बैठे होते। फिर रह गया पीडीएम का। जल साहब, असल बात तो ये है कि फिर इख्तिदार वाहिद मकसद और गोल है किसी का भी नहीं, उसमें भी नीयत का मसला। मैं एक और चीज आपको बताने लगा हूं। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी को अगर आप देखें तो इख्तिदार के हसूल के लिए उन्होंने भी बहुत कंप्रोमाइजेस किए, लेकिन इख्तिदार का मकसद था उनका अपने लिए पैसा जमा करना। अपने आप को इख्तिदार है तो आप आगे कुछ कर सकते हैं, अपने लिए करें या कौम के लिए करें, वो दोनों चीजों के लिए इख्तिदार तो चाहिए। लेकिन उसमें यह हुआ कि उनके अपने तो जेबें भरती गई लेकिन मुल्क गरीब होता गया। अब यहां पे किस हद तक ये कामयाब होते हैं मैं नहीं कह सकता, मुझे इसके ऊपर सोचना होगा। लेकिन एक चीज वादे है कि यहां पे ये अपनी जेबें नहीं भर रहा ये शख्स जो है, और हो सकता है कोई नीचे भर रहे हो, लेकिन कम से कम इमरान खान का हम कह सकते हैं कि वो नहीं। तो कोशिश उसकी ये होगी कि इक़्तिदार हासिल करके कोई अच्छा किया जाए। हो सकता है कल को कर सकें या ना कर सकें। मैं मिसाल के तौर पे आज एक सर्वे देख रहा था, सर्वे किस हद तक रिलायबल होते हैं, लेकिन मैं सर्वे देख रहा था जिसमें तकरीबन 90% से ज्यादा लोगों ने पीडीएम की मूवमेंट पे कहा है कि जनाब वो अपनी करप्शन बचाने के चक्कर में। अब अगर पब्लिक परसेप्शन ये है तो मैं आपको एक वाज़े बता दूं कि उनके अपने अमाल इतने बुरे हैं, यानी जितने करप्शन में लथड़े पपड़े वो लोग हैं, आप उनको देख के उतने ही मायूस हो जाते हैं कि अभी अगर इमरान खान ये कर रहा है तो पाकिस्तान किधर जाएगा, हम किधर जाएं? क्या इस मुल्क में लीडर कोई नहीं है? तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जिससे आज मुल्क दो चार है कि आपको ऑपोजिशन पार्टीज में हर आदमी करप्ट नजर आ रहा है। मौलाना के अपने आप मामला देख लीजिए, और मौलाना को मैं हमेशा कहता हूं कि मौलाना ने अपनी 40 साल की सियासत में एक काम मुझे बताया कि उन्होंने पाकिस्तान के मफाद के लिए किया। कभी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, वो मुझे वही बता दे। तो ये चीजें हैं, जब आप देखते हैं तो बड़ी सख्त मायूसी होती है कि आपने एक तीसरी ऑप्शन को चुना या हमने सोचा कि इसको वोट दे दे जी। आज वहां भी कॉम्प्रोमाइज नजर आ रहे हैं, और कल अगर वो हालात की वजह से डिलीवर भी ना कर सके तो फिर आपके मुल्क की बदकिस्मती है जी। और ये यकीनन दुआ नहीं होगी कि डिलीवर ना कर सकें। जितनी तनकीद हम करते हैं या जितना भी बातचीत की जाती है उसका मकसद यही होता है कि बड़ी उम्मीदें हैं और कौम मायूसी की तरफ ना जाए। ये हुकूमत, ये पॉलिटिकल पार्टी डिलीवर करे, जो अपने वादे थे वो वफा हों, क्योंकि इसी में ही एक उम्मीद की किरण है हम सब के लिए। और अगर ये नाकाम होते हैं तो ये पूरी कौम के लिए एक मायूसी की बात है, जैसे जन साहब ने भी कहा। सो नोबडी वांट्स देम कि वो फ्लॉप हों या नाकाम हों, बट यकीनन एक कोशिश कि जो जहाँ पर गलत हो रहा है उसकी ज़रूर उस पर बात होती रहे। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूँगा, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिए।
जी वेलकम बैक। मुबशिर साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, मुझे एक तरफ मैं ये बयान देखता हूँ आज इमरान खान साहब का, दिल बड़ा खुश हो जाता है कि ये लीडर, ये खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं फ़ॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत होनी चाहिए। चैलेंज करता हूँ फ़ॉरेन फंडिंग केस टीवी पर बराह रास्त दिखाया जाए। बंदा कहता है क्या बात है, ये है वज़ीर आज़म, ये एटीट्यूड चाहिए हमें, इस तरह से उनको क्लियर होना चाहिए चीज़ों के बारे में। फ़ॉरेन फंडिंग केस में पार्टी सरबराहों को बिठा कर केस सुनना चाहिए। ये तो मैं देख के बड़ा खुश होता हूँ। दूसरी तरफ अब मैं ये देखता हूँ कि 6 साल हो गए, कोई हीला बहाना ऐसा नहीं जो छोड़ा हो इस केस को डिले करने के लिए। वो कौन कर रहा है, ये कौन बयान दे रहा है, मैं समझ में नहीं मेरी आता मुबशिर भाई। जी देखिए असलाम भाई, बात यह है कि खान साहब भाई वो बंदे थे जो क्रिकेट में एक वक्त में न्यूट्रल अंपायर लाए, और फिर आपको वाकई याद दिलाऊं, लाहौर में एक मैच हो रहा था इंडिया के साथ, श्रीकांत को अंपायर ने आउट दे दिया और वो सर हिलाते हुए बाहर जा रहे थे। खान साहब ने उन्हें दोबारा वापस बुलाया और वसीम अकरम ने दोबारा उन्हें आउट कर दिया। यानी इमरान खान एज अ स्पोर्ट्समैन इंतहाई फेयर प्ले के आदी थे। लेकिन दूसरी तरफ जब वो पॉलिटिक्स में आए और हमने देखा कि मतलब वो एक जो फेयर स्पोर्ट्समैन था वो कहीं गुम हो गया। अगर फेयर प्ले की बात थी तो धरने में खान साहब ने जो रवैया अपनाया वो फेयर प्ले नहीं था। कम से कम अंपायर की उंगली का उठना, जमहूरियत में ऐसी बातें नहीं की जाती। फिर जिस तरह वो अपने कंटेनर से छलांग लगा के उतरे एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत से मिलने के लिए, वो भी फेयर प्ले नहीं था। उनके पुराने साथियों की आपने बात की, मिराज मोहम्मद खान साहब जैसे शरीफ आदमी और एक्सपीरियंस्ड और सीजन्ड पॉलिटिशियन ने ज्वाइन किया इन्हें, लेकिन वो भी कुछ ज्यादा अरसा नहीं निकाल सके। और जब हमने उनसे पूछा खान साहब क्या वजह हुई आप इमरान खान जिनको आपकी रहनुमाई की जरूरत है छोड़ के जा रहे हैं, उन्होंने कहा ये कुछ सुनना नहीं चाहते। उसके बाद आपने जस्टिस वजीउद्दीन अहमद की बात की, हम हामिद खान साहब की बात करते हैं, बड़ा उनकी रिस्पेक्ट है जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसमें। उसके बाद एक वक्त था नसीम जहरा इनकी लीगल एडवाइजर थी। तो पुरानी टीम कहां है, वो उनकी कोर टीम थी, सारे जो है इंटेग्रिटी वाले लोग थे। आज जो हमें नजर आ रहे हैं ये सोल्जर ऑफ फॉर्चून है। और आज बदकिस्मती से इमरान खान साहब बात तो करते हैं लेकिन उनके वर्ड्स और डीड्स में जो है वो डिफरेंस है। उनके जितने वादे थे आपके सामने है, पूरे नहीं हो पा रहे। उसके अलावा जो स्टैंडर्ड, जो बेंचमार्क्स वो कंटेनर पे सेट जो उन्होंने किए थे, जिनको डाकू कहा वो आज उनके साथ है, जिनको वो पीएल नहीं रखना चाहते थे वो उनके हम मिनिस्टर है। तो इमरान खान साहब के मेरा ख्याल है स्टैंडर्ड्स बदल चुके हैं, या फिर उन्हें अंदाजा नहीं था उस वक्त कि ये मैदान सियासत कितना पुरखार होता है। यहाँ पे चलने वाले की जो पाँव है उसकी पाँव यकीनन जख्मी होते हैं और उसकी सूरत में कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, जो कि इमरान खान साहब कर रहे हैं। जिन सोल्जर ऑफ फॉर्चून के सर पे वो आज चल रहे हैं, यकीन कीजिए जनरल साहब भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, खान साहब आज ताकत में नहीं होंगे तो यही चेहरे उन्हें दूसरी पार्टीज में नजर आएंगे, यही चेहरे उन्हें दूसरी पार्टी में नजर आएंगे। मैं जनरल साहब जो बात थी, बहुत सारे नाम मैंने तो चंद एक दो नाम लिए थे, अब ज़्यादा नाम ले दिए मुबशिर साहब ने, ये बहुत सारे नाम लोग छूट गए खान साहब से। हमें यूजुअली ऐसे नज़र नहीं आता जो हम दूसरी दो हमारी जमातें अगर हम उनमें देखें कि इतने लोग दूर होते गए हों पार्टी से, जिस तरह से हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नज़र आ। अब ये क्या कह लीजिए कि खान साहब की ये तबीयत है, किसी के साथ होने या ना होने से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी अपनी एक लड़ाई है, उनकी अपनी एक जिद्दोजहद है जिसमें जो भी उनके साथ आ रहा है या छूट रहा है उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए कि वो एक गैर रवायती किस्म के सियासतदान हैं। कैसे देखेंगे इसे आप? नहीं, मेरा ख्याल है इस तरह नहीं। देखिए जो नाम लिए हैं आपने भी और बुखारी साहब ने भी जिनका जिक्र किया, वो मोतबर लोग हैं, उनकी अपनी एक शोहरत है, अपनी एक रेपुटेशन है। वो अलग बात है कि वो लोग सियासत में या किसी मैदान में, यूं सियासत के मैदान में खास तौर पे वो बहुत राइज नहीं कर सके, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती, जैसे वजीउद्दीन साहब हैं। मसला ये है कि यहाँ पूरी सियासत जो है वो कीचड़ है, गंद है, उसमें ये है ही नहीं कहीं भी कि इस तरह के वजादार लोग जो बिल्कुल सच्चाई पे अपनी सियासत की बुनियाद रखें वो कामयाब नजर आए, वो नहीं है। नतीजा ये कि जैसे अभी भट्ट साहब कह रहे हैं कि ये जो सोल्जर्स ऑफ फॉर्चून है ये कुछ अरसे बाद दूसरी पार्टियों में नजर आएंगे, अगर ये पावर में नहीं रहे तो नजर आएंगे। तो ये सियासत का अलमिया है ना,
जो पार्टी आज इन पे इतराज कर रही है वो पहले इन्हीं को अपनी गोद में बिठा के बैठी हुई थी, फिर इन्होंने इधर पीटीआई में आ गए, फिर पीटीआई से निकल के वो पीपीपी में चले जाएंगे। उनको पता है कि उनकी एक अपनी मार्केट वैल्यू मौजूद है और हर कोई उनको खरीद लेगा, किसी ने धतकारा उनको। ये सियासत की गलाजत है कि आपने अगर सियासत में रहना है तो ये आपको सोल्जर फॉर्चून जिनको आप कह रहे हैं, ये अपनी मार्केट वैल्यू के मुताबिक आपको आगे चलाते रहे। ये किसी भी पार्टी ने असूली सियासत नहीं की। आप देखिए जनरल मुशर्रफ के खिलाफ नून लीग जो थी उसने मतलब जो कुछ वो हरदासराई करते रहे, कहते रहे, सब कुछ वो मौजूद था, और उसके बावजूद उन्होंने मुशर्रफ के साथियों में से 72 लोगों को वेलकम किया अपनी रैंक, 72 पीपल मैंने काउंट किए थे जी। अब आप सोचिए कि अगर मुशर्रफ गलत था तो उसके साथ वो 72 लोग ठीक थे, आपने उनको साथ ले लिया। सो मच सो कि जब मुशर्रफ के ऊपर केस बनाया तो जो मुशर्रफ के वक्त में जिसने वो इमरजेंसी ऑर्डर बनाया था जाहिद अहमद साहब, वो उस वक्त फिर दोबारा मुशर्रफ के खिलाफ केस बनाने में नवाज शरीफ साहब के वो लॉ मिनिस्टर, तो कहीं असूल की सियासत तो है ही नहीं। लिहाजा इस गंदे मैदान में अगर आपने सरवाइव करना है तो ये इसी तरह चलेगा, या तो सारी पार्टियां एक ऐसा मिसाक तय कर लें कि ये जो के हजरात हैं उनको दोबारा कोई वेलकम नहीं करेगा तो वो अपनी वैल्यू खो जाएंगे, उनको बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जन साहब। पार्टियां हर कोई वेलकम करता रहेगा। राइटली सेट। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। बुखारी साहब, ज़रा चूँकि आपके साथ माजी के प्रोग्राम्स में भी ये बात पीडीएम उसके मसल पर, उसकी स्ट्रेंथ पर बात होती आई है। अब सर कल का दिन बड़ा अहम था, तमाम तर नज़रें मरकूज़ थीं और उसमें बड़ी पॉजिटिव बात ये थी कि हुकूमत ने फ्री हैंड दिया। हमने विटनेस किया, मैं ख़ुद यहाँ पर हमने विटनेस किया कि कोई रुकावट, कोई रोक टोक नहीं थी किसी आने वाले को भी। जितनी मर्जी गाड़ियाँ भर के आप लेकर आएँ, जितनी बड़ी तादाद में आएँ, आप रेड जोन तक का एक्सेस माजी में कहीं याद नहीं पड़ता कि इस तरह से इतना स्मूथ रेड जोन का एक्सेस कभी भी दिया गया हो। जब नून लीग की हुकूमत थी हमेशा यहाँ कंटेनर्स रहे, मामलात रहे। उसके बावजूद सर 2000 बंदा, शेख रशीद साहब ने कहा, सहाफ़ियों ने कहा मैं 1000 बढ़ा देता हूँ, 3000 बंदा, 11 जमातें मिल के, इतनी कॉल दे के, इतनी मूवमेंट, इतने कायदीन एक कंटेनर पर और 3000 बंदा। सर मुबशर भाई देखिए, ये बात आपकी ठीक है। जिस तरीके से मरियम साहबा बैठी हुई थी मरी जाके, और जिस तरीके से शाहिद हकान अब्बासी साहब एक जुलूस ला रहे थे, अंदाजा तो यही था कि ये एक बड़े साइज का जो है वो रैली होनी चाहिए थी, लेकिन यकीनन उसमें जो है वो लोग नहीं पहुंच सके। और ये मेरे ख्याल में पीडीएम के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। इससे मतलब मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक बहुत अच्छा शो होगा, जो कि आई ओपनर भी होगा। वो लोग जो कह रहे हैं कि पीडीएम के मसल्स में वो दमखम नहीं रहा, उनके लिए शायद कुछ वो साबित कर सके। लेकिन अफसोस की बात है कि वो वाकई में उस तरह नहीं हो सका। पीडीएम को गौर करना पड़ेगा कि कहां पे ये पिछले 2 जो एपिसोड हुए, लाहौर का जलसा और उसके बाद ये, कहां पे प्रॉब्लम आ रहा है कि वो मैसेज को मोटिवेट करने में नाकाम हो रहे हैं, या कुछ और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अवाम उनकी तरफ राग़िब नहीं हो रही। मेरे ख्याल में ये इस पे उन्हें सोचना पड़ेगा, वरना अगर इसी स्ट्रेटजी के साथ वो लॉन्ग मार्च पे जाते हैं और लॉन्ग मार्च का भी यही अंजाम होता है, तो पीटीएम की में शामिल कम से कम 3 बड़ी जो नेशनल पार्टीज हैं और बड़ी रीजनल पार्टीज हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी अवाम में बहुत कम हो जाएगी। राइट ही सेड, उनकी क्रेडिबिलिटी अवाम में कम हो जाएगी। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो हम देख रहे हैं कि मज़ीद कोई क्राउड ग्रो नहीं कर रहा, कोई जलसे उतने ताकतवर नहीं हो रहे। कहीं पर बिलावल साहब नहीं आए तो कहीं पर मरियम साहिबा नहीं गई, उस शिद्दत से नुमाइंदगी नहीं हर जगह पर टॉप लीडरशिप कर रही। तो शायद वो जो मोमेंटम था वो उस तरह से हमें नज़र नहीं आ रहा। 2 से 3 हज़ार बंदा एक एहतजाज की कॉल, जहाँ पर एक स्मूथ एक्सेस हो, आपके पास कोई मसला नहीं था, कोई कंटेनर नहीं था,
और उसके बाद फिर वहाँ पर महमूद अचकज़ई साहब का फतवे देने की बातें करना या मौलाना साहब का ये कहना कि अगर कंटेनर नहीं भी होते भी तो हम हटा के आ जाते, और एक तारीख़ी मजमा उसको मरियम साहिबा का करार देना, ये कुछ बातें कल समझ में नहीं आई। बहरहाल वक्त बताएगा कि ये PDM किस तरफ जाती है, बट इट्स अबाउट टाइम कि गवर्नमेंट डिलीवर करे, इसके समरात अवाम को मिलें, ताकि कुछ ना कुछ उम्मीद जो है अवाम को पाकिस्तान के वो बंदी रहे। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।